Hello everybody. So this video is going to be a bit different from what I usually upload on my channel. I am going to analyze psychological advices people or professionals put out on social media. So I have picked a bunch of reels and going to unearth those reels or advices जो कि प्रोफेशनल या रिलेशनशिप कोचेस या थेरेपिस्ट इंस्टाग्राम पे देते हैं. ठीक है, तो हम साथ में देखेंगे पहले वीडियोस को. छोटी छोटी रील्स हैं, फिर मैं उस पर अपने रिफ्लेक्शंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग और व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट बताऊंगा. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी फन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. और हाँ, सो लेट्स स्टार्ट दिस. Remember, the current level of your partner's emotional immaturity has an equal and opposite cause from their past, meaning immaturity is not always a conscious choice of character, but an unconscious playing out of the messages they've received from childhood, almost as a script written by their parents that they've accepted as fate for who they've been told. इमोशनल इमेच्योरिटी की बात यहाँ पे चल रही है. देखो, यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है कि कोई भी इंसान कॉन्शियसली इमोशनली इमेच्योर नहीं एक्ट करता. इस जस्ट कि उनकी पेरेंटिंग ऐसी हुई होती है कि वो इमोशनली इमेच्योर बन जाते हैं. अब इमोशनली इमेच्योर बनने के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? देखो, इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स इज़ वन ऑफ अ कॉज, इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स इज़ वन ऑफ अ कॉज, और तुम्हारा कोई अनट्रीटेड एडिक्शन है ना, ये भी तुम्हें इमोशनली इमेच्योर बना सकता है. और अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपका इनसिक्योर अटैचमेंट रहा था, दे नेग्लेक्टेड यू और इतने इन्वॉल्व नहीं थे तुम्हारी लाइफ के अंदर, इनसिक्योर अटैचमेंट विद योर पेरेंट्स कैन लीड टू इमोशनल इमेच्योरिटी इन अडल्टहुड. और दूसरा, दे डिडंट अलाउ यू टू एक्सप्रेस योर इमोशंस. आपसे बोल दिया नहीं, हेटरेट जो है वो ख़राब इमोशन है भाई, ठीक है, और सैडनेस जो है वो ख़राब इमोशन है, तो रो मत. लड़के तो रोते नहीं है कि चुप हो जाओ बेटा, अच्छे बच्चे हो ना, चुप हो जाओ, मतलब तुम चुप हो जाओगे तो तुम अच्छे बच्चे हो, रोगे तो रोते तो गंदे बच्चे हैं. तो ये क्या है, ये क्या कर रहे हो आप? इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे हो. एक जो नेचुरल फिनोमेनन ऑफ माइंड है उसको तुम सप्रेस कर रहे हो कि नहीं नहीं ये मत करो. हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल टू थिंक अबाउट इट? तो अब आपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करा, तो ऐसा नहीं होता कि तुम नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस कर लो और पॉजिटिव इमोशंस खुल के एक्सप्रेस कर पाओगे. नहीं, पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है. अगर तुम अच्छे से आज तक रो नहीं पाए, अच्छे से आज तक इवन हेट भी नहीं कर पाए, तो तुम अच्छे से प्यार भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों का सोर्स तो एक ही है ना. ये है प्रॉब्लम. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. मैं केस पढ़ रहा था किसी तो बुक में, बहुत पहले की बात है, कि पेशेंट आता है थेरेपिस्ट के पास, कि क्लाइंट आता है थेरेपिस्ट के पास, और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि आई एम नॉट एबल टू फील एज मच एज हैप्पी आई एम सपोज टू बी. तो मतलब कोई इवेंट होता था, उसकी न्यू मैरिज हुई थी, कोई इवेंट होता था और उसका हस्बैंड काफ़ी खुश और ऐसा लगता था वो उसके लिए कुछ करता था, तो उसको ऐसा लगता था कि आई एम नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट दैट इमोशंस टू द सेम इंटेंसिटी. तो ये एक प्रॉब्लम है, ये है एक प्रॉब्लम. और उसका रीज़न यही निकल के आया था कि उसके पेरेंट्स जो थे वो उसको इमोशनली इतना सप्रेस करते थे, उसको रोने नहीं देते थे. ठीक है, तो इमोशंस को सप्रेस करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया. रो, एक्सप्रेस करो, ठीक है. अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि यू एक्सप्रेस योर इमोशंस डिसअप्रोप्रिएटली टू द सिचुएशंस. ओवर ड्रामेटाइजेशन हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक इमोशंस का एक्सप्रेशन हो सकता है, कैथारसिस बहुत ज़ोर से, ठीक है. इम्पल्सिविटी हो सकती है, अब बहुत इम्पल्सिव हो, अपने रिएक्शंस को लेकर के रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हो, ठीक है. इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मेंटेन सोशल डेकोरम, कि क्योंकि इसके लिए सोशल इंटेलिजेंस ही चाहिए. अगर आप किसी ग्रुप में हो, आप फ्रेंड सर्कल में हो, आप किसी ऐसे सोशल सेटिंग में हो, तो यू शुड बी कंसिडरेट अबाउट हाउ यू गोना रेस्पॉन्ड और रिएक्ट इन दैट वेरी सिचुएशंस. तो ये कहाँ से आती है? ये इमोशनल इंटेलिजेंसी से आती है, जहाँ पे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस एज वेल रादर के एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फुली. या फिर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, ये भी एक प्रॉब्लम है. इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपने इमोशंस को. तो इमोशनल इमेच्योरिटी इस तरीके से कुछ काम करती है, ठीक है. और एक और चीज़ होती है कि पीपल मेक जोक्स इन इमोशनली चार्ज सिचुएशंस, ठीक है. कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत इमोशनली इंटेंस है, दे मेक जोक्स अराउंड इट, दे स्टार्ट मेकिंग जोक्स अराउंड इट. अब ये कर क्यों रहे हैं? बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू प्रोसेस दोज चैलेंजिंग इमोशंस, तो सो दे लाफ इट आउट. ये एक प्रॉब्लम है. कम्युनिकेशन से मुझे एक चीज़ याद आई, ओवर कम्युनिकेशन. क्योंकि हमें देखो रिसेंटली पता चल गया है कि कम्युनिकेशन इज़ द की. अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इतना कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो ओवरली कम्युनिकेट हो रहा है.
मतलब people expressing what they think, feel or anything you want to ask, you ask right then and there. ये प्रॉब्लम होती है. ओवर कम्युनिकेशन इज़ अ प्रॉब्लम, जस्ट लाइक इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम है, इसी तरीके से ओवर कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम है. स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीमिटीज़ में मत रहो, ठीक है. एक स्वीट पॉइंट ढूंढो, उससे कहते हैं हम इफेक्टिव और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है. तो अब तुमने करा क्या? बिकॉज यू हैव एक्सप्रेस्ड एवरीथिंग, यू हैव पुट एवरीथिंग ऑन द टेबल. सबकॉन्शियसली यू मेड अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फीलिंग्स. अब तुम इसको भी कम्युनिकेट कर सकते हो कि अच्छा, यू डू नॉट नीड टू फील रिस्पॉन्सिबल अबाउट वट आई फील. ऐसे काम नहीं करेगा, क्योंकि तुमने सबकॉन्शियसली उन्हें रिस्पॉन्सिबल फील करवा दिया है, क्योंकि तुमने जो अपनी फीलिंग्स, वट एवर यू थिंक अबाउट देम और योर सेल्फ विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्सन, वो मैंशन कर दिया है वहाँ पे. तो इंसान को लग रहा है कि ओके, ये क्या कर दिया भाई, इतना सारा क्यों बता दिया, ये क्यों बता दिया, ये तो ज़रूरी नहीं था. अब होता क्या है कि यू मेड पीपल थिंक दैट दे कैन नॉट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, विच रिजल्ट्स इन पीपल यूजुअली एग्जॉस्ट विद दोज पीपल हु ओवरली कम्युनिकेट. वो एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं, ओवरवेल्म फील करने लगते हैं. दे स्टार्ट डिस्टेंसिंग देमसेल्फ एंड स्टॉप टॉकिंग ऑल टुगेदर, एंड अल्टीमेटली यू फील इग्नोर्ड और रिजेक्टेड. तो ओवर कम्युनिकेशन से बचो, ये एक प्रॉब्लम है. इसका सॉल्यूशन ये है कि देखो, बाउंड्रीज क्रिएट करना सीखो हर चीज़ में, ठीक है. लर्न टू एम्पथाइज वेल, ओन योर मिस्टेक्स. और दूसरी चीज़, डेवलप इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और रीच आउट टू योर थेरेपिस्ट. द बेस्ट थिंग यू कैन डू विद योर सेल्फ इज़ अप्रोचिंग योर नियरेस्ट थेरेपिस्ट. अपने थेरेपिस्ट के पास जाओ, प्रॉब्लम लेके ये वाली, एंड देखो क्या हो सकता है. क्योंकि खुद डील करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत टेक्निकल होता है. हमारा माइंड इतना बायस्ड होता है हमें लेकर के, हमें उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है. तो मेक श्योर कि तुम अपने थेरेपिस्ट के पास जाओ और उसको बताओ ये सारी चीज़ें. अब आगे देखते हैं. And my therapist, and he said, you tend to pursue damaged people and then try to help them. And I was like, you too. हेल्पर सिंड्रोम. हेल्पर सिंड्रोम के बारे में समझते हैं. सेक्रीफाइसिंग सिंड्रोम भी शायद ऐसे बोलते हैं, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, ठीक है. हेल्पर सिंड्रोम. मैं एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना. पीपल विद हेल्पर सिंड्रोम आर सेल्फिश. अब ये बड़ा पैराडॉक्सिकल लगेगा तुम्हें सुनने में, बट ऐसा होता है क्योंकि असल में हेल्पर सिंड्रोम में जो हेल्प हो रही है उसमें मोटिव हेल्प करने से ज़्यादा है कि वट आई एम गोना फील अबाउट माई सेल्फ आफ्टर दिस एक्ट. ये है प्रॉब्लम. सो यू वॉन्ट टू फिक्स पीपल अराउंड यू. Here is the reason why. So you can feel good about yourself. So you can feel loved, valued. तो होता क्या है कि बिलीव, कोर बिलीव ये होता है, और ये बिलीव अनकॉन्शियस होता है. जस्ट कि यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट. तुम ऐसे सोच के अप्रोच नहीं कर रहे होते. ये तुम्हारी पेरेंटिंग की वजह से ये बिलीव अनकॉन्शियस रियल्म में सेटल हो जाता है. सपोज तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तभी वैल्यू करी जब तुम उनके किसी काम आए, तो तुम्हारा लव बहुत ही कंडीशनल रहा. तो तुम्हें लगता है कि ओके, अगर मैं हेल्प करूँगा सबकी, तभी मैं वैल्यूड हूँ, तभी मैं लव्ड फील करने वाला हूँ. सो आई हैव टू हेल्प इन ऑर्डर टू बी लव्ड. पहला बिलीव. दूसरी चीज़ ये होती है कि बीइंग हेल्पफुल, गुड डीड मेक देम फील स्ट्रॉन्गर, वैल्यूएबल और स्पेशली मोरली सुपीरियर. कि यार मैं बेहतर इंसान हूँ, देखो मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ, देखो ऐसे करके या कर रही हूँ. ये हो सकती है. अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ध्यान से सुनना. दे अटैच विद दोज पीपल होम दे कांट हेल्प. अब ये अलग पैराडॉक्सिकल है कि हेल्पर सिंड्रोम है, बट मैं ऐसे पर्सन से अटैच होऊंगा जिसके साथ मैं हेल्प नहीं कर सकता. हाँ, समझो क्यों, ध्यान से समझना. तुमने हेल्प करी, हेल्प हो गई, इंसान आगे बढ़ गया, रिलेशनशिप खत्म, क्योंकि अब तुम्हें वो थ्रिल नहीं मिल रहा ना हेल्प करने वाला. लेकिन जहाँ पे तुम हेल्प कर रहे हो और इंसान हेल्प ले रहा है बट वो इंप्रूव नहीं हो रहा, ये तुम्हें इंसान के साथ क्लिंग रखेगा लंबे समय के लिए. तो बिलीव क्या बन जाता है? यू नीड मी, सो यू नॉट गोना लीव मी. ठीक है, अब तुम समझो इसको और अच्छे से. एनीवे इट्स एग्जॉस्टिंग, यू नो, कि एग्जॉस्टिंग ही होता है. तो यू थिंक समटाइम यू थिंक इट्स योर फॉल्ट दैट योर पार्टनर इज द वे दे आर. तुम्हें ये लगने लगता है कि अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम कुछ नहीं कर पा रहे. तो ये एट द सेम टाइम एग्जॉस्टिंग भी होता है, पर तुम उस टॉक्सिसिटी में रहना भी पसंद करोगे क्योंकि दैट्स व्हाट रीइंफोर्स योर बिलीव, राइट. करना क्या है? करना ये है कि देखो, इस चीज़ को समझो, यू आर इनफ, यू आर एडिक्वेट विदाउट हेल्पिंग अ सिंगल पर्सन ऑन दिस ग्लोब. पहली चीज़. दूसरी चीज़, देयर आर पीपल यू कांट हेल्प. तुम कुछ नहीं कर सकते उसमें. अब देखना पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हारी हेल्प कहाँ अप्रोप्रिएट है, कहाँ इनअप्रोप्रिएट है.
तीसरी चीज़ कि किसी ऐसे पार्टनर में जहाँ पे तुम्हें क्लियर फ्लॉज दिख रहे हैं, डू नॉट स्टक विद देम। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बार बार हेल्पर सिंड्रोम ट्रिगर होता है किसी के साथ, डू नॉट स्टक विद देम। ये कर सकते हो। दूसरा, अगेन थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़। यही मैं हर हर उसके बाद मैं ये बोलने वाला हूँ, नॉट बिकॉज के आई एम गोइंग टू बी अ थेरेपिस्ट, इट्स बिकॉज के दैट्स हाउ थिंग्स वर्क भाई। तुम नहीं, अगर तुम ठीक कर सकते, पता होना चीज़ें वर्सेस काम करना उन पे आर टू डिफरेंट थिंग, आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। That's probably the most annoying thing that you do. It's like, I want to have a fight, and you're just like trying to resolve it within the first 3 seconds when I'm still in fight mode. And I'm like, for goodness sake, just fight a little bit. Like, please, just give me something. फाइट मोड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, ध्यान से समझना। विमेंस में क्या होता है, व्हेन दे अटेंड इमोशनल पीक, व्हेन दे आर इमोशनली चार्ज्ड, तो उनको बेसलाइन बिहेवियर पे आने में लगता है थोड़ा सा टाइम, विच इज़ नॉट द केस विद मैन। ठीक है, तो इवन इन ऑर्गेजम विमेन अटेन दैट इमोशनल पीक और उनको बेसलाइन पे आने में टाइम लगता है, विच इज़ नॉट द केस विद मैन एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला कि हाँ, इमोशनली चार्ज हूँ मैं, आई वॉन्ट टू फाइट, लेकिन तुमने उसको सॉल्व कर दिया, अब मुझे बेसलाइन बिहेवियर पे आने में टाइम लग रहा है, तो इस बीच मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, जिससे मैं अपनी इमोशनल पीक को जस्टिफाई कर सकूं, जिससे मैं ये समझा सकूं कि ओके मैं इमोशनली चार्ज हूँ बिकॉज दीज रीजंस। अब उसने आके रीजन सारे हटा दिए, तो तुम्हें लग रहा है हाँ आई नीड समथिंग टू फाइट, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि लोग, मान के चलो कि तुम कोई कंसर्न लेकर आए, भाई ये बात है, और तुम्हारे पार्टनर ने सॉरी बोल दिया, तो या फिर तुम्हारे पार्टनर ने बहुत ही लॉजिकल वे में उसे सॉल्व कर दिया, तो तुम्हें अब हो सकता है कि तुम पैसिव एग्रेशन दिखाओ, गेट जोर से बंद करके जाओ, या फिर गाली दो मन मन में, कुछ भी तो हाँ, ये है प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। मैनिपुलेशन इज व्हेन दे ब्लेम यू फॉर योर रिएक्शंस टू देयर टॉक्सिक बिहेवियर बट नेवर डिस्कस देयर डिसरिस्पेक्ट दैट ट्रिगर्ड यू। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना ईजी नहीं होता। कई बार क्या होता है कि अगर कोई पर्सन अनहेल्दी है, ठीक है, तो उसको हेल्दी बिहेवियर टुवर्ड्स देम टॉक्सिक लगेगा। समझना इस चीज़ को। तुम कह रहे हो कि हमने रेड फ्लैग्स निकाल दिए और अब ये पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में नहीं आ सकती बिकॉज ऑफ दीज रेड फ्लैग्स। अरे भाई, हो सकता है उसके जो रेड फ्लैग्स है वो एक्चुअली में ग्रीन फ्लैग्स है ऑब्जेक्टिवली, इज़ बिकॉज तुम अपने आप में टॉक्सिक और अनहेल्दी हो, तो तुम्हें उनकी हेल्दी बिहेवियर टॉक्सिक लग रहे हैं। तो हो भी सकता है कि इंसान वाकई में कोई ढंग का काम कर रहा हो और तुम्हारा रिएक्शन उस पर ऐसा हो जैसे कि वो टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। अब तुम्हें लगे कि भाई ये तो मैनिपुलेट कर रहा है मेरे को, तो इतना सिंपल नहीं होता। मैं हमेशा से कहता हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की। अपने आप को समझो, ये बोलने से पहले कि तुमने मुझे मैनिपुलेट कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। जहाँ पे तुम अपने आप को समझ जाओगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं भी तो कहीं टॉक्सिक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, मेरे में भी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा चाइल्डहुड और मेरी पूरी लाइफ परफेक्ट तो गई नहीं है, किसी की नहीं जाती। दैट्स हाउ लाइफ हैपन्स टू अस ना। तो अब इस चीज़ को समझना कि मैनिपुलेशन पकड़ना इतना आसान नहीं होता। सेल्फ अवेयरनेस इज द की। तो ऐसे कोर्ट में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि इंसान ना अपने अनहेल्दी बिहेवियर को जस्टिफाई कर लेता है इंस्टाग्राम पे कोई कोट पढ़ के, कोई मीम पढ़ के। बाहर निकलो उन सब चीज़ों से भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। I love my parents, and I'm not responsible for their emotional well-being. I'm not responsible for my dad's happiness. I'm not responsible for my mom's happiness. And I'm not responsible for my mom's anxiety, her worries. I'm not responsible for her guilt. And I'm not responsible for my his shame. I'm not responsible for my dad's unavailability. Growing up Chinese, I was made to feel kind of guilty a lot. I was made to feel like it was my fault or I was responsible if my dad got angry, if they got into a fight. And I was made to feel like it was my job as their son I was obligated to help them fix their problems. I was obligated to speak for them. I was obligated to do whatever they want so I can make them happy. There's a point. बहुत कुछ बोल गया ये, ठीक है, हमें इसको समझना पड़ेगा। इसे बोलते हैं इमोशनल पेरेंटिफिकेशन।
अब यहाँ पे इसने एक बहुत बढ़िया बात बोली, ग्रोइंग अप चाइनीज़। ये जब इसने बात बोली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। होता क्या है कि जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं ना, दैट इज़ ईस्टर्न, वेस्टर्न कल्चर। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि ईस्टर्न कल्चर बहुत कलेक्टिविस्ट है, वेस्टर्न कल्चर इंडिविजुअलिस्टिक है, ठीक है। कलेक्टिविस्ट कल्चर की प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे इमोशंस डिपेंडेंट होते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, ठीक है। तो और इस चीज़ को बहुत अच्छा माना जाता है, इवन सेल्फ डेप्रिशिएशन को बहुत अच्छा माना जाता है, सेल्फ लोथिंग को अच्छा माना जाता है कि ओके तुम मॉडेस्ट हो। जैसे तुमने देखा हो कि बहुत अमीर इंसान है और वो बोल रहा है बस बस आपकी कृपा है जो भी हो रहा है, मतलब आपकी कृपा है क्योंकि मैं अमीर हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, अपने आप को इन्फीरियर बनाने की कोशिश करी। ये एग्जैक्टली ईस्टर्न कल्चर, कलेक्टिविस्ट कल्चर की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे होता क्या है, इमोशनल पेरेंटिफिकेशन में रोल रिवर्स हो जाता है, यानी कि बच्चा काउंसलर बन जाएगा भाई पेरेंट्स का। तो अर्ली मैच्योरिटी, लोग बोलते हैं ना कि यार तुम तो अपनी एज से भी ज़्यादा मैच्योर हो, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम है भाई। क्यों है अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर? जो चीज़ जिस चीज़ का टाइम है वहीं तभी होनी चाहिए, वरना ख़राब है ये चीज़। अब होता क्या है कि जनरेशनल बाउंड्रीज थोड़ी ब्लर हो जाती हैं, तो पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इट्स व्हेन, और यहाँ पे होता क्या है कि चाइल्ड सेक्रीफाइस देयर ओन इमोशनल नीड टू अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स इमोशनल स्टेट। इससे हो क्या रहा है कि बच्चे को अटेंशन मिल रही है, उसको प्यार मिल रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ आई एम वैल्यूएबल क्योंकि मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ। ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये इमोशनल पेरेंटिफिकेशन भी ना दो टाइप का हो सकता है। पहला टाइप ये हो सकता है कि तुम इमोशनली अवेलेबल हो अपने पेरेंट्स के लिए, तुम उनके काउंसलर और थेरेपिस्ट बने बैठे हो। दूसरा टाइप ये हो सकता है कि वो तुमसे ऐसे काम करवा रहे हैं जो कि अडल्ट को करने चाहिए। हाउस होल्ड के ऐसे काम करवाना इंस्ट्रूमेंटल इमोशनल पेरेंटिफिकेशन बोलते हैं इसको। व्हेन अ चाइल्ड डू हाउस होल्ड वर्क लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, ऑल द वर्क अडल्ट सपोज टू डू, एंड इट्स बिकॉज दे फील लव्ड और वैल्यूड बाय डूइंग सो। उन्हें लगता है कि हाँ मैंने ये काम कर दिया क्योंकि मैं अच्छा बच्चा हूँ ना मम्मी। ये एक प्रॉब्लम है। तो अब इससे होता क्या है कि इंसान, they are unable to understand their own feelings, they are unable to connect with their own feelings, क्योंकि अपने इमोशनल स्टेट को उन्होंने कभी उतनी वैल्यू दी ही नहीं ना। ये एक प्रॉब्लम है। दे स्टार्ट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पेरेंटल इमोशंस, ठीक है। सो सेल्फ ब्लेम, गिल्ट बिकम योर रेगुलर विजिटर्स। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, अब तुम इसका कर क्या सकते हो? देखो, स्पीक टू योर इनर चाइल्ड। तुम्हें रीपेरेंटिंग करनी पड़ेगी। राइट अ लेटर टू योर इनर चाइल्ड। अब ये सुनने में ना बड़ा ऐसा लगता है कि क्या क्या करना है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना इजी नहीं है कि तुम एक लेटर लिख दो। करने को कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। इनफैक्ट ना करने से तो बेहतर है कि तुम कुछ कर ही दो। लेकिन बेटर रहेगा कि अगेन तुम थेरेपिस्ट के पास अप्रोच करो और बात करो उससे इस बारे में, ठीक है। और डिसोशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स इमोशंस ऑन यू। जैसे इसने यहाँ पे मेंशन करा है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एनजाइटीज, फॉर देयर अनहैप्पीनेस। द वे दे परसीव थिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड देयर अनहैप्पीनेस और एनजाइटी व्हाटएवर, ना कि मी। ये इसकी प्रॉब्लम है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोगों में ये होता है। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलो। Which everything you learn requires you to learn the opposite thing. If you learn to be patient, then eventually you'll need to learn when to be impatient. If you learn to control your anger, then you'll have to learn when it's good to be angry. And if you learn to be gentle, then you must learn when to put up a fight. Life isn't made up of a set of solutions for you to find. It's built on extreme behaviors. You learn to balance. बहुत बढ़िया बात बोली है। मैंने एक पोस्ट लिखी थी अराउंड 1 साल पहले करीब, कि द वन हु ओनली स्पीक्स ट्रुथ नोज वेयर टू लाई वाइजली। सी दैट्स हाउ डुअलिटी वर्क्स। तुम कुछ भी करते हो, तुम उसकी एक्सट्रीमिटीज़ को लेके ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तुम हमेशा काइंड नहीं रह सकते, तुम हमेशा हम्बल, हमेशा मॉडेस्ट नहीं रह सकते। तो जब भी तुम कुछ एक बिहेवियर को अपने अंदर इंटीग्रेट करते हो, मेक श्योर कि उसका डुअल पार्ट भी तुम्हारे अंदर हो और तुम्हें पता हो व्हेन टू यूज़ दैट पार्ट। अदरवाइज तुम इनफैक्ट तुम अब्यूज़ होने लगोगे। तुम अब्यूज़ होने लगोगे सिचुएशन से, सर्कमस्टेंसेस से, क्योंकि तुम दूसरा पार्ट को इनेबल ही नहीं करना चाहते, दूसरे पार्ट को यूज़ ही नहीं करना चाहते। ये एक बहुत अच्छी एडवाइस है, ठीक है। ये बंदा देता है एडवाइस, बढ़िया एडवाइस देता है कभी कभी, बट हाँ कभी कभी थोड़ी सी ज़्यादा ओवरली प्रैक्टिकल हो जाती है, बट हाँ बढ़िया एडवाइस।
एग्जैक्टली इसीलिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी गैस लाइटिंग के ऊपर कि लोगों को पता नहीं होता प्रिसाइजली कि व्हाट इज़ गैस लाइटिंग, किस टाइप का मैनिपुलेशन है, कब गैस लाइट हो गए, इनफैक्ट कब गैस लाइट कर रहे हैं उन्हें ये पता ही नहीं होती बात। तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो, बहुत ज़रूरी वीडियो है ये समझने के लिए कि अच्छी रिलेशनशिप को कैसे चलाया जाता है, आर्ग्यूमेंट को कैसे डील करा जाता है और कैसे डिस्कशन को आर्ग्यूमेंट बनने से रोका जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम फिगर आउट कर लो कि मैं गैस लाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या सामने वाला गैस लाइट कर रहा है या कर रही है। कि गैस लाइट एक इट्स अ सटल वे ऑफ मैनिपुलेशन, सटल वे ही है, इतना क्लियरली पता नहीं चलता कि हम मैनिपुलेट हो रहे हैं या हो चुके हैं या कर रहे हैं, तो उसके बारे में समझना ज़रूरी हो जाता है। सो या दैट इज़ इट। आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्प करे कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में और थेरेपी की वैल्यू समझने में स्पेशली, क्योंकि इन सब चीज़ों में पता है वाकई में बहुत ही अच्छे से अपने ऊपर सेल्फ वर्क चाहिए अंडर द सर्विलेंस ऑफ अ थेरेपिस्ट, अ गुड थेरेपिस्ट, प्रोफेशनल, कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हो, meet them. So yeah, that is it from my side. If you like such content, consider subscribing this channel. Thank you.